हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे सीटेट 2019 दिसंबर का प्राइमरी लेवल का पेपर, जिसमें हम लोग ईवीएस सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। तो जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। A person boarded an express train। ये स्पीड, टाइम और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, तो हिंदी में पढ़ लेते हैं। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत से नागरकोल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे निकलती है और 1 दिसंबर 2019 को पहुंचती है। यदि सूरत से नागरकोल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी? तो देखिए, पहले तो हमें टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। टोटल टाइम कितना हुआ? पहले वो 29 नवंबर को चलती है, तो वो 29 नवंबर को चली, फिर 30 नवंबर को चलेगी और फिर 1 दिसंबर को चलेगी। तो 30 नवंबर को तो पूरा 24 घंटे कवर करेगी। 1 दिसंबर को कै बजे पहुंच रही है? सुबह 11:45। तो 11 घंटे 45 मिनट चलेगी। अब बात करते हैं 29 नवंबर। 29 नवंबर को 19:45, मतलब कि शाम को 7:45 पे चलती है। तो 7:45 से लेके रात के 12 बजे तक कितना टाइम हो जाएगा? 4 घंटे 15 मिनट। तो अब टोटल टाइम निकाल लीजिए। 24, 11:45 और 4:15, तो ये हो जाएगा 5 5 10 का 1, 4 5 6, 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट का क्या हो जाएगा? हम 1 घंटा इधर कैरी कर देंगे। तो 4 4 8 9 10, ये हो गया 2 3 4। टाइम कितना आ गया हमारा? 40 मिनट। डिस्टेंस कितनी है? 2120। टाइम कितना है? 40 घंटे। तो अब 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 53 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो जो ट्रेन की जो औसत चाल हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 53 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो पहला देखिए, सुनीता विलियम, ये तो जो है एस्ट्रोनॉट थी, ये तो नहीं है। बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। सूर्यमणि, ये कोई और खिलाड़ी हैं। जो वेट लिफ्टिंग, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है वो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ये एनसीईआरटी के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये हर बार रिपीट होते रहते हैं, तो ये एनसीईआरटी के आप पढ़ेंगे तो उसमें ये मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स? नीचे दिए गए कौन सा समूह जड़ों का है? देखिए, तो जड़ों का कौन सा है? बीट रूट, पोटैटो, जिंजर, चुकंदर। चुकंदर तो जड़ है, लेकिन आलू क्या है? तना है, तो ये तो नहीं हो सकता। गाजर, हल्दी, अदरक। गाजर भी जड़ है, लेकिन हल्दी और अदरक भी क्या है? तना है, ये भी नहीं हो सका। शकरकंदी, मूली और हल्दी। मूली तो जड़ है, लेकिन शकरकंदी क्या है? ये एक तना है। गाजर, चुकंदर और मूली। गाजर भी जड़ है, चुकंदर भी जड़ है और मूली भी जड़ है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है, कैरेट, बीट रूट और रेडिश इज द ग्रुप ऑफ रूट्स, ये जो है जड़ों के समूह में आएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन? डेजर्ट ओक, रेगिस्तानी ओक, एक पेड़ होता है जो कहाँ पाया जाता है? ये देखिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका फिक्स्ड आंसर होता है अबू धाबी में नहीं होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। अनगिनत बार, ना जाने कितने बार ये क्वेश्चन
सीटेट में रिपीट हुए हैं। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेपथीन्स इन प्लांट विच हंट्स। नेपथीन्स यह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। ये बात सही है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाई लीफ। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ये भी बात सही है। इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट। यह केवल छोटे कीड़े और मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। देखिए, केवल छोटे मोटे कीड़ों को नहीं, ये मेढक और चूहे तक जीवों को पकड़ सकता है। इट एमिट अ प्लीजेंट साउंड टू अट्रैक्ट स्मॉल इंसेक्ट विच गेट ट्रैप्ड। प्लीजेंट साउंड, कोई साउंड नहीं बनाता है, ये स्मेल ओडोर बना सकता है लेकिन साउंड नहीं बना सकता। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा सही है? ए एंड बी। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया इज डांडी सी शोर लोकेटेड वेयर महात्मा गांधी डिड हिज फेमस मार्च बिफोर इंडिपेंडेंस। तो डांडी सी शोर कहाँ है? डांडी समुद्र तट कहाँ है? ये तो सबको मालूम होना चाहिए, गुजरात में। गांधी जी ने डांडी मार्च कहाँ किया था? नमक सत्याग्रह गुजरात में किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाई फीवर विथ सीवियर विच कैन बी ट्रीटेड विथ बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह क्या है? जब देखिए बुखार के साथ कपकपी हो तो वह मलेरिया होता है, और सिनकोना ट्री किससे? मलेरिया की ही बीमारी ठीक हो जाती है। टाइफाइड में तो देखिए बुखार चढ़ता उतरता रहता है। डेंगू में, चिकनगुनिया में भी ऐसा नहीं होता है, डेंगू में भी ऐसा नहीं होता है। तो हमारा फिक्स्ड आंसर है मलेरिया। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी के समरी में मिल जाएंगे। अ डॉक्टर इज लोकेटेड एट एक्स एंड हिज हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट वाई। देखिए ये क्या है? डायरेक्शन और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िए। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। एक डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है। देखिए स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, फिर हम इसको कर लेंगे। एक डॉक्टर क्या है? मान लीजिए एक्स यहाँ है, एक्स से ए पे जाता है जो ठीक पूर्व में है, तो यहाँ से पूर्व में इधर आएगा 600, फिर ए पे आता है, फिर वह बी पर जाता है जो ए से ठीक दक्षिण में है, तो दक्षिण नीचे आएगा इधर जो 450 मीटर है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब बी से सी पे जाता है जो 120 मीटर है, सी। अब अन्य 120 मीटर अंतः वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचता है जो सी से ठीक उत्तर वाई पे, यहाँ पे जो सीधे उत्तर में है 90 मीटर। तो एक अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? तो देखिए ये उत्तर है और उत्तर से इधर ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिराव इज द डांस फॉर्म ऑफ द पीपल ऑफ। चिराव नाच कहाँ के लोगों का है? तो देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका फिक्स्ड आंसर है क्या है? मिजोरम।
चिराव जो है मिजोरम का फेमस डांस है, एक ट्राइबल डांस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से? तो जब आप इंडिया का मैप देखेंगे तो क्या मिलेगा? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका। उड़ीसा तो तमिलनाडु का नहीं है निकटवर्ती। केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र भी नहीं है। कर्नाटका, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी नहीं है। आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ओके, ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following should not be the objective of teaching EVS at primary level as per NCF 2005? NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? देखिए इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत आने लगे हैं जिसमें नहीं करके पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। और इसलिए ये देखें नहीं का अंडरलाइन भी कर दिया है, नहीं शब्द को। तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड पार्टिकुलरली इन रिलेशन टू द नेचुरल इन्वायरमेंट, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों को जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये बात तो सही है। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी, देखिए ये एक अच्छा वर्ड है खोजबीन से, तो ये ऑप्शन भी क्या है? सही है हमारा। जब बच्चे खोजेंगे, खुद से सेल्फ एक्सपीरियंस करेंगे तो वो ज़्यादा सीखेंगे। तो ये तो उद्देश्य है ही हमारा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने के बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये भी बात सही है। फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। बात तो सही है कि पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक, देखिए कौशल को विकास करना है, बच्चों को पर्यावरण की समझ के कौशल विकास करना है, लेकिन सटीक, एकदम सटीक, वो भी प्राइमरी लेवल पे, ये एनसीएफ 2005 का उद्देश्य नहीं है। बाकी सारे क्या है? ऑप्शन हमारा सही है। तो हमसे पूछा गलत था, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। EVS for class 3rd to 5th is a subject area with integrate। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से 5th के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है द कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ साइंस, सिर्फ विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। विज्ञान का तो करता है, लेकिन और देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इशू ऑफ साइंस, सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडी, हाँ ये सारे इसमें सारे आ जाते हैं ईवीएस में। द कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ सोशल साइंस एंड साइंसेस, सोशल साइंस और साइंसेस के भी आते हैं, लेकिन ईवीएस भी होता है। द कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, सिर्फ दो नहीं होते हैं ये, बल्कि हमारा तीनों, साइंस, सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, तीनों होते हैं इसमें संकलित रहते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ईवीएस, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? ईवीएस इज अ सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम क्लास 1st to 5th, क्या ईवीएस 1st से 5 तक पढ़ाया जाता है? बात तो सही है, थोड़ा थोड़ा हमें अपने आसपास से के बारे में बताया जाता है 1st to 5th। फॉर क्लास 1st and 2nd ईवीएस इज थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, ये बात तो सही है कि 1st और 2nd में जो ईवीएस की जो पढ़ाई होती है वो किससे पढ़ाया जाता है? लैंग्वेज और मैथमेटिक्स से। फॉर क्लास 2nd, 3rd and 4th इशू एंड कंसर्न ऑफ ईवीएस आर थॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। 2nd, 3rd और 4th के लिए ऐसा नहीं होता है, उसके लिए स्पेशल एक अलग सब्जेक्ट आ जाता है ईवीएस। फॉर क्लास 1st, 2nd कंसर्न एंड इशू ऑफ ईवीएस आर टॉट थ्रू
साइंस एंड सोशल साइंस, ये भी बात गलत है। हमारा ऑप्शन क्या है सही, जो फर्स्ट और सेकंड क्लास में होता है उसमें ईवीएस कैसे पढ़ाया जाता है, लैंग्वेज हमारी भाषा हिंदी, इंग्लिश और गणित के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन, दिस इंडिकेट दैट। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, वह इंगित करता है ईवीएस इज लर्न थ्रू रोट। ये देखिए, ये जो रोट वर्ड है ना, ये अपने आप में ही नेगेटिव है, रटना नहीं है। ईवीएस इज लर्न थ्रू इंफॉर्मेशन, ईवीएस जो है सूचनाओं के द्वारा सी है, ये भी बात तो सही है। ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड, ये देखिए ये वर्ड जो है बहुत पॉजिटिव है, चाइल्ड सेंटर्ड। तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा। ईवीएस इज टीचर सेंटर्ड, ये बात तो गलत है। तो देखिए ईवीएस इज लर्न थ्रू इंफॉर्मेशन, ईवीएस सूचनाओं के द्वारा तो सीखा जाता है, लेकिन ईवीएस जो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, बच्चे को केंद्र में रख के सिलेबस बनाया जाता है। ओके, तो ईवीएस के लिए ये बात थर्ड वाली सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझाव प्रकरणों का उपकरण है। देखिए ईवीएस में 6 थीम्स बनाई गई हैं, उसके अंदर क्या है, हर एक थीम के अंदर कुछ सब थीम्स होती हैं। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो ये तो हमारी एक 6 थीम्स में से एक थीम है। फूड भी एक थीम है। एनिमल जो है नहीं है, एनिमल सब थीम होगी। थिंग वी मेक एंड डू, ये भी एक थीम है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, एनिमल्स वाला सही हो जाएगा। सब थीम कौन सी है, जानवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, बात तो सही है। अलग अलग कल्चरों के बारे में बताना, बच्चों से पूछना जो है, ये तो अच्छी बात है, ताकि बच्चे पूरे अपने आसपास के अलावा और भी जगहों के बारे में जान सकेंगे। एनकरेजिंग चिल्ड्रेन टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, बात ये भी सही है। लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 थीम ऑफ ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, इससे कोई लेना देना नहीं है। रिलाइंग ओनली ऑन टेक्स्ट बुक, केवल पाठ्य पुस्तकों पर केवल पाठ्य पुस्तक पर डिपेंड रहना, ये सही बात नहीं है। तो देखिए एक ईवीएस टीचर के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा एक ईवीएस टीचर के लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is are important in constructing knowledge in the EVS of the children? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का सक्रिय भाग लेना जरूरी है। कम्युनिटी मेंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये भी जरूरी है। टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये ज़रूरी तो है, मतलब बच्चों को हेल्प मिलेगी इससे, लेकिन और देखते हैं क्या है। डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक्स ऑफ ईवीएस, डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब देखिए क्या क्या ऑप्शन है, ए बी सी, ए एंड सी, ए सी डी एंड सी ओनली। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी, फर्स्ट ऑप्शन हमारे तीनों सही हैं। एक्टिव पार्टिसिपेंट होना जरूरी है, कम्युनिटी मेंबर होना जरूरी है, और टेक्स्ट बुक बच्चों की हेल्प के लिए
जरूरी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली इंगेज्ड इन ईवीएस लर्निंग थ्रू। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कैसे? नैरेटिव, वृत्तांत, जैसे होता है ना वृत्तांत नैरेटिव, जैसे यात्रा वृत्तांत, अपना स्व अनुभव बताना, सेल्फ एक्सपीरियंस बताना। इससे तो अच्छे बच्चे जब बताएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। स्टोरीज़ के माध्यम से बताना, ये भी सही है। इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाय द टीचर, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, ये भी सही है कि टीचर एक्सप्लेन करना है। इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाय द टीचर, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। अगर वो डेमोन्स्ट्रेट जैसे कोई नाटक करके बता रहा है तो ये भी सही है, लेकिन अब हमें कुछ ऑप्शन दे रहे, इनमें से ही चुनना है। तो ACD, AB एंड CD ओनली या ABC, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए यहाँ पे जो इस वाले क्वेश्चन में सीटेट ने जो आंसर माना है A एंड B ओनली, वृत्तांत और कहानियाँ ज़्यादा प्रभावशाली होंगी बच्चों को जोड़ने के लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्टिव ऑफ EVS टीचर हु एनकरेजेस हिज एंड हर चिल्ड्रेन टू ऑब्जर्व एनिमल एंड मेक पिक्चर ऑन देयर ओन इज आर टू। बच्चों अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य है। डेवलप क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, बात सही है। डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन स्किल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ये भी बात सही है। डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तीनों बातें सही है। बच्चे जब नेचर को देखेंगे तो उसकी सुंदरता को कुछ ऑब्जर्व करेंगे, बहुत सारी चीज़ें उसको सीखेंगे और फिर ड्रॉ करेंगे तो क्रिएटिविटी आएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? तीनों ऑप्शन हमारे सही है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ, A, B एंड C। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन EVS learning of craft and arts while working in group is encouraged become। पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला का समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ग्रुप लर्निंग इज ईजियर एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन ऑफ द सेंस। देखिए, ग्रुप लर्निंग इज ईजियर एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचर। देखिए यहाँ तक तो सही था, लेकिन जब ये यहाँ पे आ गए थे टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन ऑफ द क्लास, टीचर सिर्फ अपनी जो है जिम्मेदारी को कम करने या अपनी प्रॉब्लम को कम करने के लिए सिर्फ ग्रुप लर्निंग कराता है, तो ये बात सही नहीं है। वैसे ग्रुप लर्निंग एक अच्छी स्ट्रेटजी है। तो अब बी ऑप्शन पढ़ते हैं। ग्रुप लर्निंग प्रमोट पीयर लर्निंग, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये बात तो सही है। ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, जब हम सोशल ग्रुप में सीखते हैं तो हम शेयर करना, कुछ एडजस्टमेंट करना, ये सब सीखते हैं। ग्रुप लर्निंग हेल्प इन कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ EVS, हमें सिलेबस पे ज़्यादा वो नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पे जोर करना है। बी एंड सी, हमारे दो ऑप्शन सही हैं, तो हमारा जो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? थर्ड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स ऑफ EVS लर्निंग, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की सीखने की सबसे प्रभावशाली समाधान है? तो देखिए, फैमिली मेंबर, तो ये तो प्राइमरी सोर्स होता है बच्चों के लिए। मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, ये भी होते हैं। न्यूज़पेपर, इससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। क्लासरूम से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं।
तो हमारे ऑप्शन तो सभी सही हैं, लेकिन हमसे कोई एक या दो ही पूछेंगे। अब जैसे ऑप्शन दिया है डी ओनली, सी एंड डी ओनली, ए बी सी, ए एंड बी ओनली, तो इसका ऑप्शन जो सीटेट ने माना है वो थर्ड माना है, ए बी एंड सी, फैमिली मेंबर, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस? निम्नलिखित सीखने के लिए कौन से सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ग्लोबल टू लोकल, ग्लोबल टू लोकल, पहले वैश्विक बताएंगे विश्व स्तर पे और फिर लोकल के बारे में बताएंगे? नहीं, पहले हम लोकल से ग्लोबल जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, प्राइमरी लेवल पे पहले अमूर्त चीज़ों के बारे में बताएंगे फिर मूर्त चीज़ों के बारे में बताएंगे? नहीं, हम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएंगे। अननोन टू नोन, बच्चा कुछ जानता है नहीं है, पहले उसके बारे में बताए फिर जो जानता है उसके बारे में बताएं? ऐसा तो नहीं है। नोन टू अननोन, ये जो बच्चा जानता है उससे रिलेटेड करके हम नए कॉन्सेप्ट बनाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? सही है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन ईवीएस? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? देखिए, ये इस क्वेश्चन में ये दूसरा क्वेश्चन है इस तरह का जिसमें नोट करके पूछा है, वो भी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। तो कौन सा साधन नहीं है? पोर्टफोलियो तो होता है, रेटिंग स्केल भी होता है, एनसी टोटल रिकॉर्ड्स भी होते हैं, ये एनुअल अचीवमेंट टेस्ट नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण नहीं होता है रचनात्मक आकलन का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन ईवीएस? निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर रख करना चाहिए? जजिंग द आंसर गिवन बाय चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। देखिए, अगर हम बच्चों से सवाल पूछें और बच्चे जवाब दे रहे हो, हम सिर्फ तुम सही हो तुम गलत हो, अब जिसको गलत बोल देंगे वो फिर डिमोरलाइज हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम वो आंसर नहीं देगा। तो हमसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, किससे बचना चाहिए? तो हमें इसी चीज़ से बचना है कि सही या गलत में हमें जवाब सबके सुनने, और फिर अगर कुछ गलत लगता भी है तो हमें अपने फिर बाद में उसका सही आंसर देना है। तो हमारा ऑप्शन तो फर्स्ट ही सही हो जाएगा। और भी पढ़ लेते हैं। डिस्कस व्हाट वी हैव लर्नड गिवन एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास बुक। कक्षा 5 के ईवीएस पाठ पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करें। ये बात तो सही है, जो हमने पढ़ा उसको बाद में फिर रिवाइज करेंगे। यूज इंडिकेटर फॉर असेसमेंट, आकलन के संकेतकों का उपयोग करना, ये भी बात सही है। क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग, बच्चों के सीखने में गुणात्मक आकलन, ये बात भी सही है। हमें उनकी क्वालिटी पे, नॉलेज की क्वालिटी पे करना है, क्वांटिटी पे नहीं। तो हमें किससे पे बचना चाहिए? बच्चों के उत्तरों को सही या गलत का आकलन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A teacher of class 5th conduct an activity in which she asks her children to drop some sugar on the ground and asks them to wait until the ant come there. Children can be given meaningful learning from this activity if teacher. एक कक्षा 5 की शिक्षक क्या है, बच्चों को कहती है चीनी डाल दो और तब तक इंतजार करो जब तक चींटियां नहीं आ जाती। तो इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण क्या सीख सकते हैं वो? Encourages his or children to observe the activity. टीचर क्या बताना चाहती है? एनकरेज करना चाहती है कि बच्चे अवलोकन करें, हाँ करना तो चाहती है। एनकरेज हिज और चिल्ड्रन टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें ऐसी बात तो
नहीं कही गई है, और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एनकरेजेस हिज हर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व शेयर देयर एक्सपीरियंस फॉलोड बाय डिस्कशन ऑन द एक्टिविटी, और encourage his her children to answer the question at their home related to the activity। बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर में करने को प्रेरित करती है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें वो सारे ऑप्शन कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इसमें ये होगा, एनकरेज हिज हर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व करो एक्टिविटी को, शेयर करो एक्सपीरियंस को, फॉलोड बाय डिस्कशन ऑन द ग्राउंड। सीटेट ने इसका आंसर क्या है? थर्ड को माना हुआ है। ओके, कभी कभी ऐसा लिखा होता है कि सबसे उपयुक्त ऑप्शन चूज करें, मतलब ऑप्शन चारों सही लगेंगे लेकिन सबसे हमें बेस्ट जो है चूज करना होगा, इसलिए इसमें ऐसा लग रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, क्रो, डक, फिश। देखिए इसमें से इन दिस लिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, अलग कौन सा है? देखिए फिश, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइस ये सब पानी में रहने वाले, क्रो क्या है? उड़ने वाला है। तो सबसे डिफरेंट कौन सा है? क्रो, कौवा। हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉलम 1, कॉलम 2, सिटी, स्टेट, मोस्ट लाइक फूड। देखिए इसमें कुछ जगहों के नाम दिए हैं और कुछ खाने के नाम दिए, तो कौन कौन से खाने? तो ये एनसीईआरटी के ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। हांगकांग, हांगकांग में क्या खाते हैं? हांगकांग में खाते हैं कुक्ड स्नेक, पकाया हुआ सांप। फिर केरला में क्या खाते हैं? बॉइल्ड टेपियोका विथ एनी करी, बी इसका हो जाएगा। और कश्मीर, फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, कश्मीर फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, सी। और गोवा में होगा सी, फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। तो देखिए अब कौन कौन से होते हैं? बी, सी, डी, ए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? ए का कौन सा है? फिफ्थ। तो देखिए ए का कौन सा है? फिफ्थ, ये ए है। अब बी वाला कौन सा था? केरला का बॉइल्ड टेपियोका विथ करी। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड। ओके, हांगकांग में कुक्ड स्नेक खाते हैं, केरला में टेपियोका खाते हैं विथ एनी करी, कश्मीर में मछली पकाते हैं सरसों के तेल में, और गोवा में कोकोनट ऑयल में। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीसीज मूव इट्स नेक विथ फोर्थ एंड विथ अ जर्क। कौन सी चिड़िया है, जो पक्षी है, जो गर्दन एक झटके से आगे पीछे करती है? तो ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है मैना। ये ना जाने कितनी बार सीटेट में पूछा गया है, तो इसको याद कर लीजिए, मैना इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस। ये देखिए हमें ईवीएस की जो थीम होती है 6 थीम में से, उसमें से एक थीम है शेल्टर, तो उसमें से ये क्वेश्चन है। इन राजस्थान द विलेजर्स लिव इन मड हाउसेस एंड रूफ ऑफ थॉर्नी बुशेस। राजस्थान में क्या होता है? गांव के लोग मिट्टी के घर बनाते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से की होती हैं, ये सही है। इन मनाली हिमाचल प्रदेश हाउसेस आर मेड ऑफ बैम्बू पिलर। बैम्बू पिलर से असम में बनाते हैं, हिमाचल प्रदेश में नहीं। बैम्बू पिलर वहाँ बनाते हैं जहाँ पानी या बाढ़ का खतरा हो, हिमाचल प्रदेश में तो पत्थरों से बनाते हैं। इन ले
2 floor houses are made of stone. The ground floor is for animal and storing necessary thing. ये भी बात सही है, सी भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ए एंड सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट। ये देखिए जो सब थीम थी जानवर, उसमें से ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप 2 to 4 आवर ओनली इन अ डे। हाथी बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते, केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। बात सही है। एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 kg ऑफ लीफ एंड ट्विग्स इन अ डे। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 kg से अधिक पत्तियां और झाड़ियाँ खा लेता है। 200 kg नहीं खाता है, 100 kg खाता है। 100 kg से ज़्यादा खाता है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। दे लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर, द मड कीप देयर स्किन कूल। वो कीचड़ से खेलना, नहाना पसंद करते हैं क्योंकि उससे इंसेक्ट दूर रहते हैं और स्किन ठंडी रहती है। बात सही है। इन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग। बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग हथनी जो है डिसाइड करती है कहाँ जाना है, कहाँ हमें खाना है, कहाँ पानी पीना है। तो हमारे 3 ऑप्शन सही है, ए सी डी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी डी ए नहीं, हाँ ए सी डी। मुझे लगा था बी डी ए, लेकिन हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सी डी ए। तो ये था आज का सेशन। आप लोग को सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे बता सकते हैं। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए पेपर के साथ। ओके, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।